हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आज हम हैं हमारे खुद के कॉलेज रामजस कॉलेज में एंड कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं एंड लगभग सभी हॉस्टल से हैं हमारे साथ। कोई हॉस्टल से बाहर से है एंड आज इनसे हम जानने वाले हैं जो आप लोग अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो सीयूईटी के नॉर्मलाइज स्कोर में कितनी नॉर्मलाइजेशन होती है, ये हम कुछ पूछेंगे बातें। प्रेफरेंस सीट से रिलेटेड जो एक मेन डाउट रहती है बच्चों की कि भाई प्रेफरेंस सीट कैसे जनरेट करें, कैसे बनाएं प्रेफरेंस सीट, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बनेगी या फिर स्कोर कुछ भी है प्रेफरेंस सीट सेम रहेगी, ये सब बातें करेंगे। बाकी कुछ आप लोगों को कॉलेजेस के बारे में भी हम लोग पूछेंगे इनसे, जो नॉर्थ कैंपस या फिर अदर कैंपस के कॉलेजेस हैं, और ये अभी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कहाँ तक आगे इन लोगों का एम है, जब पास आउट हो रहे होंगे तो क्या अचीव कर लेंगे। ये सारे मतलब मज़े मज़े में बातें करने वाले हैं एंड हमारी तरफ से हम पूरी इन लोगों को छूट दी गई है, जो ट्रू ऑनेस्ट ओपिनियन है वही दिया जाए, कुछ भी बना के या फिर इस टाइप की बातें हम लोग नहीं पूछने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई से। क्या नाम है आपका? ओम कुमार। ओम कुमार। तो ओम कुमार, आप कहाँ से हो ये बताइए? बिहार से, मधुबनी से। मधुबनी से। एंड अभी आप लोग जो है कौन से कोर्स में हो आप? मैं मैथमेटिक्स कोर्स में हूँ। तो आप मैथमेटिक्स ऑनर्स। मैथमेटिक्स ऑनर्स। एंड बाकी कौन से कोर्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में? मैं तो बेसिकली शुरू से 7-8 पोजीशन तक मैथमेटिक्स ही करा था। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री डाला था क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था। तो आपको मिल गया जो प्रेफरेंस था? हाँ, मेरा मैथमेटिक्स मिल गया। अच्छा, तो बाकी लोगों से भी एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मैथ्स में है, उसके बाद देखेंगे कि प्रेफरेंस सीट और नॉर्मलाइजेशन कितनी होती है। आपका क्या नाम है? मेरा राजेश चौहान। राजेश चौहान। इधर देख के बताइए राजेश। हाँ जी, ठीक है, इधर देख लो। राजेश चौहान। तो आप कहाँ से हो राजेश? मैं राजस्थान श्री गंगानगर से। गंगानगर से। वाह यार, आप कौन से कोर्स में हो? पोल साइंस। पोल साइंस में। चलो, डिफरेंट स्ट्रीम्स के भी लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु प्रताप से। विष्णु प्रताप सिंह नाम है। एंड आप कौन से कोर्स में हो? मैथमेटिक्स ऑनर्स। मैथमेटिक्स में। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम काव्य मीना। काव्य मीना। आप कौन से कोर्स में हो? मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स। सारे मैथमेटिक्स वाले हैं। इधर देखते हैं इधर कौन से कोर्स से कौन है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल यादव है और मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स से हूँ। विशाल यादव भी मैथ्स ऑनर्स से है। आप भी मैथ्स ऑनर्स से हैं? नहीं, मैं स्टैट्स ऑनर्स से। स्टैट्स ऑनर्स। चलो, एक डिफरेंट कोर्स हमें जो है मिल गया है, स्टैट्स ऑनर्स से। नाम क्या आपका? उज्जवल मित्तल। उज्जवल मित्तल। एंड ये मैं बता देता हूँ, विशाल गुप्ता, ये खुद ही स्टैट्स ऑनर्स से है क्योंकि ये हमारे साथ विशाल गुप्ता। एंड इन्हीं की वजह से जो है हम लोग जो है रामजस के बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनसे मिल पाए हैं। अब हम मेन क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से एक, कि जो एक नॉर्मलाइजेशन को लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो पहले तो आप ये बताओ कि एनटीए के ऊपर आपको कितना भरोसा है? जो लास्ट ईयर आपके साथ हुआ, क्या आपको पता है सेम चीज़ें अभी नए बच्चों के साथ भी हो रही हैं? नहीं आइडिया कुछ? उस टाइम पे क्या क्या किया था एनटीए ने आपके साथ, ये बताओ। लास्ट टाइम शायद एनटीए के लिए भी फर्स्ट टाइम था। हाँ। तो इट वाज कि कभी कहीं चीज़ें ब्लंडर हुई थी, बट दिस इज द सेकेंड टाइम, तो दे विल इम्प्रूव। हम ऐसा मतलब अपेक्षा रखते हैं कि लेकिन वो इम्प्रूव एनटीए ने करेंगे। इस बार ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। बच्चों की रेस्पॉन्स शीट गायब कर दी, आंसर कीज में 6 बार रिवीजन करके निकाल रहे हैं एनटीए इस बार भी, तो वो नहीं हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कितना भरोसा है आपको? एनटीए की जो नॉर्मलाइजेशन होती है उसके ऊपर अपने टाइम तो भरोसा नहीं हुआ था। कितने मार्क्स इंक्रीज डिक्रीज हुए थे? मेरे डिक्रीज हुए थे करीब 28 नंबर डिक्रीज हुए थे आपके। ठीक है, आप इनसे पूछते हैं कितने मार्क्स आपके डिक्रीज या इंक्रीज हुए? मेरे 5 मार्क्स इंक्रीज थे। 5 मार्क्स इंक्रीज। क्योंकि अभी बच्चों की मैं मेन बता रहा हूँ, हम लोगों ने ना ड्यू बडी ऐप में फीचर निकाला, जो एनटीए करता है सेम वही काम कर दिया हम लोगों ने, सेम फॉर्मूला लगा दिया। एंड वहाँ पे जिसके भी हमने 20 से 22 मार्क्स डिक्रीज दिखा दिए ना, दिखाए क्या फॉर्मूले से जो भी कैलकुलेट हो, वो बोले भैया इतना थोड़ी होता है, इतने तो किसी का डिक्रीज नहीं होते हैं। तो बाकी लोग जानते हैं। आपके बताइए, इंक्रीज हुए थे या डिक्रीज हुए थे? मेरे 4 मार्क्स इंक्रीज हुए थे। 4 मार्क्स इंक्रीज हुए थे। एंड ओम कुमार? हमारे भी 4 मार्क इंक्रीज हुए थे। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि इस बार जो एनटीए ने करा है, हमारे एक दोस्त ने भी दिया है, तो उनका क्या हुआ कि जो हिंदी विषय की जो थी आंसर शीट, उसमें 34-35 क्वेश्चन के आंसर गलत थे। अब ये 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 34-35 गलत ही थे। तो ये सब ब्लंडर इस बार भी एनटीए ने करा है। और भी क्या करा है कि एक दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर रहा है जल्दी एग्ज़ाम लेने के चक्कर में। और दूर सेंटर पड़ता था तो कई सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूट भी गया है। हाँ, ये भी तो हुआ है। ये भी हुआ है मतलब इस बार तो काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि हम जम्मू कश्मीर से हैं, सेंटर कर्नाटका में दे दिया है हमारा। तो ये भी चीज़ें हुई थी, लेकिन ऑल दो बाद में ये एनटीए ने इम्प्रूव कर दी थी। उसने, हमारे दोस्त ने यहाँ पे दिल्ली सेंटर डाला हुआ था और दिल्ली करके मेरठ दिया, उसका सेंटर लिखा, स्टेट लिखा है दिल्ली। अब बताइए मेरठ दिल्ली में कब से आ गया? ये मतलब एनटीए कर रहा है यार ऐसी चीज़ें तो। अब भाई से पूछते हैं।
नॉर्मलाइजेशन में मेरा भी नंबर डिक्रीज हुआ था 20 नंबर 20 नंबर डिक्रीज हुआ था। हर एक सब्जेक्ट वाइज कुछ याद है एक आधा? सब्जेक्ट लगभग ऐसे 3-4 ही नंबर सब में, और कभी मैथ्स उसमें ज़्यादा 4-5 हाँ, इतना करके ऐसे difference करके था। 20 नंबर तक डिक्रीज हो गया था। एंड नाम भूल गया मैं आपका। उज्जवल मित्तल। उज्जवल के साथ क्या हुआ था भाई? मेरे 10 मार्क्स डिक्रीज हुए थे। 10 मार्क्स डिक्रीज हो गए थे। तो इंक्रीज वाला तो 1-2 ही है, डिक्रीज वाले ज़्यादा लग रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? चिंतन पांडे, कौन से कोर्स से हो पांडे जी? इंग्लिश ऑनर्स। अरे पांडे जी एक नए कोर्स से आ गए, चलो हमारे भी। तो पांडे जी वो चुलबुल पांडे वाली मूवीज तो आजकल चल नहीं रही है, वैसे जरूरी पहले है। वो चलती थी। तो कौन से 10 मार्क्स इंक्रीज हुए आपके? नहीं 70 मार्क्स। इंक्रीज? हाँ। अरे वाह यार 70 मार्क्स इंक्रीज हुए। मैं पांडे जी को एक बार फिर से दिखाओ, चिंतन पांडे जी 70 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था आपका? बहुत ज़्यादा। मेरा पेपर एक्चुअली 7 बार कैंसिल हुआ था 7 बार कैंसिल हुआ और था। मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ के साथ मैथ्स और संस्कृत था, तो इस वजह से मेरा पेपर 31 को हुआ था, सबसे लास्ट वाले दिन, दोनों शिफ्ट का। तो संस्कृत की वजह से बार बार सर्वर में इशू आ रहा था, बार बार पेपर कैंसिल हो रहा था। तो इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था। तो हमने आंसर की से मैच करा था, 103 के आसपास बन रहा था। अच्छा। और जब नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया तो 176 पॉइंट समथिंग के आसपास आया था। और फिर संस्कृत में भी मतलब सब में उस दिन मार्क्स बढ़े थे हमारे हिसाब से। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ एनटीए में इनके इतने मार्क्स क्यों बढ़े। जब हम ये फॉर्मूला बना रहे थे, जो एनटीए का फॉर्मूला उसको समझ रहे थे, तो एनटीए क्या करता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रहे हैं उस दिन एग्जाम, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनका एग्जाम बार बार शिफ्ट हुआ होगा एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, तो टॉपर जो है उसके भी कहीं ना कहीं कम नंबर बने होंगे ना, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से कई बार इंक्रीज कर देता है। लेकिन 70 मार्क्स इंक्रीज होना यार काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। इसके विशाल से पूछते हैं, विशाल का क्या हुआ? इधर आ जाओ विशाल। मेरा तो सच बताऊं तो मेरे 50 मार्क्स के आसपास डिक्रीज़ हो गए थे। और अगर मैं स्प्लिट करके बताऊं तो जीटी में ही मेरे शायद 30 to 35 मार्क्स कम हो गए थे। अच्छा। और बाकी किसी किसी सब्जेक्ट में बढ़े भी थे, जैसे केमिस्ट्री में मेरे 20 से 25 मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे। बट जो नेट स्कोर हुआ था, नेट नॉर्मलाइजेशन हुआ था, वो अप्रॉक्सीमेटली 50 माइनस हुआ था। अच्छा 50 नंबर घट गए कम थे। हो गए थे, हाँ। तो यार आप लोग भी जो मतलब 200 में से 200 लेके बैठे हैं, 200 में से 200 वाले बोल रहे हैं कि कम नहीं हो सकते। किसी के 200 में से 200 आए थे पहले? नहीं, 200 में से 200 वाले हिंदू हंसराज चले गए क्या सब लोग? 100 परसेंटाइलर अगर फर्स्ट पेज में बना है तो कैसे कम होगा? कम ऐसे हो सकते हैं कि आप अपनी शिफ्ट में 200 में से 200 लेके बैठे हो, लेकिन एनटीए का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो सारे शिफ्ट्स के टॉपर की एवरेज निकालता है। एंड एवरेज का फॉर्मूला आप मैथ्स ऑनर्स वाले हो कि किसी के 188 आ गए एक शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में किसी के 170 पे टॉपर है। जब एवरेज निकालेगा तो 200 प्लस 170 प्लस 188/3 करेगा एंड उनको इक्वल परसेंटाइल पे रखा जाता है वो। तो वैसे होना, अगर वैसे होता तो फिर 200 आउट ऑफ 200 किसी का नहीं आना चाहिए। हर और 200 आउट ऑफ 200 में जो मोस्टली हैं वो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के बच्चे थे। जो 19,000 के आसपास का डेटा मिला था हमें पिछली साल, उसमें अप्रॉक्स मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके 100 परसेंटाइल 200 पे बने हैं, और वो मोस्टली फर्स्ट और सेकंड पेज के थे। हाँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट ईयर जो था, अगर एक भी बच्चे ने 200 में से 200 स्कोर कर लिया किसी भी शिफ्ट में, हर एक सब्जेक्ट में ना, तब उनकी 100 परसेंटाइल बन गई थी। इस बार पेपर थोड़े हार्ड आ रहे हैं, तो 200 में से 200 स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है बच्चों को। चलिए अब नेक्स्ट जो मेन डाउट थी बच्चों की, प्रेफरेंस सीट को लेकर के बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर से ओम भाई से स्टार्ट करते हैं। ओम कुमार से स्टार्ट करते हैं। मतलब बिहार में रह के दिल्ली का कुछ आइडिया था आपको कि रामजस कैसा वहाँ है? रह के ऐसा कोई आइडिया नहीं हिंदू था। हंसराज सुना था कभी यहाँ का? सुना नहीं था, लेकिन यूट्यूब रिव्यू वीडियो मैंने काफ़ी देखा था, जिससे मतलब ये नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजों का तो एकदम मैप याद था हमको। अच्छा भाई, रिव्यू वीडियो देख के बस। बिहार में रह के ही पूरा रिव्यू वीडियोस देख के। फिर प्रेफरेंस लिस्ट का आइडिया कैसे लगा? प्रेफरेंस लिस्ट हम खुद से ही बनाए थे, लेकिन कॉलेज कौन सा कॉलेज किस तरह का है, हमारा ऑनर्स कौन सा कॉलेज ऑफर कर रहा है, इस हिसाब से हम खुद से ही बनाए थे प्रेफरेंस लिस्ट। सारी रिव्यू वीडियोस देख हाँ, करके हाँ, आप लोगों ने जो है जी, अपनी जी। प्रेफरेंस बना ली थी। जी। और क्या प्रेफरेंस में मतलब किस चीज़ का ध्यान रखा था बनाते टाइम? मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले कोर्स का ध्यान रखा गया था, इसलिए भी क्योंकि मेरे 7 कॉलेज में मैथमेटिक्स ही था ऊपर से, जिसमें नॉर्थ कैंपस के भी कॉलेज थे, साउथ कैंपस के भी कॉलेज थे। ऑफ कैंपस नहीं रखा क्योंकि मैथमेटिक्स तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में हाँ, बहुत ज़्यादा कॉलेज में मिलता था, लेकिन ऑफ कैंपस हमने नहीं रखा। अच्छा। हाँ, और और बाकी उसके बाद कॉलेज का था हमारा प्रेफरेंस। पहले हमारा कोर्स था प्रेफरेंस पे, दूसरे नंबर पे हमने कॉलेज को प्रेफरेंस दिया।
नहीं दिया, लेकिन आपने 1 से 7 तक तो मैथ्स ऑनर्स के कॉलेजेस हाँ, को लगा दिया। हाँ। उसके बाद फिजिक्स का लगाया, फिर केमिस्ट्री का लगाया, फिर मैथ्स के बचे हुए कॉलेजेस को फिर से नहीं लगाया। उसके बाद मैथ्स के बचे हुए कॉलेज को फिर से हाँ, तो लगाया। मतलब आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि हम्म, पहले अपने टॉप वाले लगा लो, हाँ, फिर दूसरे सब्जेक्ट के टॉप वाले लगा टोटल लो। तो 70-80 प्रेफरेंस थे हमारे। ठीक है, अब इनसे पूछते हैं, नाम बताइए एक बार फिर से। राजेश चौहान। राजेश चौहान, तो मतलब एक बच्चों के मन में ये डाउट है कि अगर हमारे नंबर कम आए हैं तो क्या हमारी प्रेफरेंस सीट अलग बनेगी, ज़्यादा आए हैं तो क्या हमारी प्रेफरेंस सीट अलग बनेगी? ये कोई मैटर नहीं करता। एक बार इसको पास में रख लीजिए। अगर मार्क्स ज़्यादा हो फिर पहले टॉप रखो कॉलेज, नहीं मतलब टॉप कॉलेज पर टॉप कोर्स। कई बच्चों का ये कहना है, मैं जहाँ तक मेरे पास डाउट आई है कि भैया कुछ यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट जनरेट करके दे देंगे। ऐसा ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पांडे जी बता रहे हैं अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि हमारे कोर्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब का चक्कर लेके और पेड प्रेफरेंस के चक्कर में वो ऐसे कोर्स में फंस रखे हैं जो कोर्स उन्हें नहीं करना था। ठीक है। और सबसे पहली चीज़ कि बच्चे क्या करते हैं कि आजकल कॉलेज के पीछे भागते हैं, और कॉलेज के पीछे भागना और कोर्स को पीछे छोड़ देना ये बहुत बेकार चीज़ है। अगर आप अपनी कॉलेज और कोर्स दोनों को बराबर प्रेफरेंस देते हो तो यहाँ आओगे। अगर आपके मार्क्स 450 400 भी हैं और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो मेरा मानना है कि आप कोर्स को प्रेफरेंस दो, क्योंकि ऑफ कैंपस में या नॉर्थ कैंपस हो साउथ कैंपस हो गर्ल्स कॉलेजेस ज़्यादा हैं और गर्ल्स कॉलेजेस की कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाती है। और जैसे अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आप नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस ऊपर भर दोगे, उससे आपके प्रेफरेंस सीट में कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि पिछली साल क्या हुआ था, आप डेटा उठाएंगे तो 3rd लिस्ट तक हिंदू का सीएस का जो सीट था वो 5 से 7 बच्चों ने बस प्रेफरेंस डाल रखा था। अच्छा। और सीएस हो गया, उसके बाद जैसे कुछ बच्चों को संस्कृत करना होता है, संस्कृत ऑनर्स, कुछ को अब तो बीटेक भी इंट्रोड्यूस हो गया है तो उसका तो खैर दूसरा प्रेफरेंस है। हाँ। जैसे मैथ्स हो गया, स्टैट्स हो गया, इनकी भी जो प्रेफरेंस थी, जो कॉलेज थे, जैसे हमारे रामजस में भी कुछ कोर्स ऐसे हैं जो जहाँ बच्चे कम आए हैं, 5 से 7% हो गया, वो भी नहीं पता बच्चों को। जो हमारा कोर्स था उन्हें नहीं पता बीएससी और मतलब यहाँ भी। दूसरी चीज़ बच्चे क्या करते हैं कि 30-40 प्रेफरेंस भरने के बाद छोड़ देते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि 30-40 प्रेफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो 30-40 प्रेफरेंस नहीं होती, वो कोर्स प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशंस होते हैं। वो नॉर्थ कैंपस में ही 40 आ जाएंगे। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि जितनी प्रेफरेंसेज हैं वो? हाँ, अगर पहले आप खुद का कोर्स प्रेफरेंस जो है उसको सेलेक्ट करो। जैसे मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से था तो मुझे प्रेफरेंस में मेरा फर्स्ट पोल साइंस ऑनर्स था, सेकंड में इंग्लिश ऑनर्स था, देन ऑन हिस्ट्री ऑनर्स। तो आप नॉर्थ कैंपस के जो बेस्ट कॉलेज आपके हिसाब से हो, या अगर आप दिल्ली से हो तो फिर आपकी लोकेलिटी के हिसाब से वो चेंज हो जाएंगी, तो उनको ऊपर रखो। देन ऑन सेकंड प्रेफरेंस जो कोर्स है उसके हिसाब से आप कॉलेज एडजस्ट करो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि आप जैसे मान लो हिंदू है, हिंदू का पोल साइंस ऑनर्स रखे, फिर रामजस का पोल साइंस ऑनर रखे, फिर हिंदू का इंग्लिश ऑनर्स रख लिए। हाँ, मिक्स करके मतलब बेसिकली आप लोगों ये को बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है हमारे बैच के हिसाब से। ठीक है, हम इनसे पूछते हैं आपने कैसे बनाई थी भाई प्रेफरेंस लिस्ट? मैंने खुद ही बनाई थी प्रेफरेंस लिस्ट। खुद से बना ली थी? दिल्ली से ही हो आप? नहीं, हरियाणा से हूँ। फिर आपको पता था डीयू में कहाँ पे क्या सिस्टम है? ऐसा कुछ नहीं पता था हमें। तो फिर कैसे बना ली? समझदार थे, मतलब समझदार थे तुम लोग हैं। ऐसा यूट्यूब से देख के बना। यूट्यूब पे चलो नहीं पूछेंगे। जो फेमस क्वेश्चन था आपसे पूछ चुके हैं, नहीं पूछ लिया प्रेफरेंस आपने? मैंने भी प्रेफरेंस लिस्ट, हमारा ग्रुप है दोस्तों का, तो उसमें अलग अलग स्ट्रीम के हम लोग हैं, तो सबने साथ में बैठ के अपने अपने स्ट्रीम के हिसाब से देखा कि क्या चीज़ें हैं। और हमारे सीनियर्स यहाँ पहले से थे, स्कूल सीनियर्स, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की कि तुम अगर इस कोर्स को प्रेफर कर रहे हो तो हाउ यू हैव टू गो। तो उन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा मिला। बस वही है, आप अपने कोर्स को और कॉलेज के कॉम्बिनेशन को अगर लेके चलेंगे तो अच्छा एक शीट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इनसे पूछते हैं। मैंने प्रेफरेंस लिस्ट मेनली हॉस्टल के हिसाब से बनाई थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अकोमोडेशन का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। हाँ। तो इसलिए मैंने हिंदू हंसराज को फर्स्ट पोजीशन ना देके रामजस को फर्स्ट पोजीशन दी थी कि यहाँ पे हॉस्टल मिल जाता कि यहाँ पर हॉस्टल मेरा आसानी से मिल जाएगा। हंसराज में भी हॉस्टल तो था, हॉस्टल है पर कि मैंने ये सोचा कि उनकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी और समझदारी रामजस दिखा दिया हाँ आपने। मतलब मिल गया रामजस से मेरे को hostel। मिल जाएगा एडमिशन। बहुत समझदार हो इसलिए पांडे जी मैंने अभी। सो चलिए, मतलब प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपके जूनियर्स को, हम लोग अभी डीयूबडी ऐप में वैसे हम लोगों ने प्रेफरेंस सीट का ऑप्शन दे रखा है, बट हम ये भी सोच रहे हैं कि कुछ आपके जूनियर्स आ रहे हैं तो उनको हम किसी भी तरीके से आप लोगों के साथ कनेक्ट करवा पाएँ, जो नए बच्चे आ रहे हैं। तो क्या आप लोग उनको जो वीडियो कॉल के भी सेशंस हैं, चैट के भी सेशंस रख रहे हैं,
तो उसके अंदर आप लोग बच्चों की हेल्प करने के लिए रेडी हो गए या नहीं हो गए? ये ओपिनियन मैं ऑन कैमरा ले रहा हूँ, ऑफ कैमरा नहीं है कि मैं कुछ हेल्प करने के लिए रहेंगे हम लोग। और मतलब उसके अंदर हम ऐसा कुछ नहीं रख रहे कि बच्चों से हम 999 ले रहे हैं, जो भी तुम लोग भी टाइम फ्री में तो दोगे नहीं। हाँ फ्री में दे दोगे तो हम फ्री में रख देंगे नहीं मतलब मैं रख दूंगा फ्री में, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है हमारे सर्वर, लेकिन जो भी एक रीजनेबल प्राइस है यार, 100-200 रुपये इतना ही हम कंसीडर कर रहे हैं, ताकि कुछ आपको दे पाएँ। जो आप बच्चों को गाइड करोगे कुछ उनको मतलब गाइडेंस अच्छी मिलनी चाहिए ना। 100-200 कोई बिहार से बच्चा आ रहा है भाई, वो ट्रेन में बैठ के एडमिशन लेने आता तो उसको इतने पैसे लग जाते हैं ना, अब तुम यहाँ की इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हो। तो ये फीचर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऐप में, तो आप लोग भी इसमें एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम कुछ हॉस्टल से रिलेटेड बातें पूछ लेते हैं आपसे। हॉस्टल कैसा लग रहा है? मतलब बाहर आपके दोस्त रहते हैं, आप हॉस्टल में रहते हो, तो कुछ अपने आप को प्रिविलेज्ड फील करते हो? प्रिविलेज की बात नहीं है, बात ये हो जाती है कि बाहर दोस्त हैं, हम अंदर हैं, तो कुछ ये बात होती है कि हमारे दोस्त भी होते सारे तो अच्छा लगता है। लेकिन बात ये होती है कि हॉस्टल की भी एक अलग विशेषता है, बाहर रहने की भी एक अलग है, जो हॉस्टल में इतने दिन रह के मुझे मिला। हॉस्टल में रहने के बाद बहुत अलग अलग कोर्स के लोग हमें एक साथ मिलते हैं, तो उनसे और ये भी बात है कि हॉस्टल में सारे हाई कट ऑफ के लोग आते हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, उनसे जानने का मौका मिलता है, ये बात होती है। और बाकी फीस हॉस्टल की? हाँ, फीस इस बार 34,440 फर्स्ट टाइम लगी थी। और वो मेस का तो कुछ ऐसा होता है और ना कि मेस का वापस अगले बार भी लगी थी सब। हाँ, एक एवरेज पीजी के बराबर आपको हॉस्टल पड़ेगा 12 to 13 के पर मंथ के हिसाब से। 12-13 हज़ार रुपये लग जाते हैं 12-13 हज़ार पर मंथ के हिसाब से टोटली खर्च ठीक लग है यार, जाता है। पार्क है, पीजी में तो क्या है, बाहर निकलोगे ये तब बात भी है कि गंदगी इधर है, खुला अंदर सब मिलता है, खुला सब मिलता है, दोस्त भी मिलते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। तो हॉस्टल का प्रोसीजर क्या रहा था? मतलब बच्चे आएंगे उनको ये भी जानना होगा, प्रोसीजर क्या था हॉस्टल का? एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन होने के बाद हॉस्टल के लिए फॉर्म निकलती है उनके पोर्टल पे ही। पहले यहाँ पे लॉगिन होता है रामजस के खुद के पोर्टल पे, उसके बाद वहाँ पे फॉर्म निकलती है हॉस्टल के लिए, तो वहाँ पे फिलअप होने के सीयूईटी बाद की कट ऑफ वैसे ही लगती है जैसे एडमिशन के लिए लगती है? हाँ हाँ सेम लगती है। अब अपन कॉलेजेस को रैंक करवाते हैं फटाफट। 4-5 कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के ही लेंगे। सो मतलब हिंदू, हंसराज, केएमसी, रामजस, एसआरसीसी, स्टीफंस, इनके अंदर से फर्स्ट नंबर पे किसको रखना चाहोगे? कोई बच्चा, एसआरसीसी तो देखो कॉमर्स के लिए मेरे हिसाब से टॉप पे ही है, उसके बाद आप किसको बताओगे रैंक? डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच फील्ड यू आर चूजिंग। कोर्स मुझे लगता नहीं कि नॉर्थ कैंपस में मेरे को मान लो एक इंग्लिश ऑनर्स लेना है, तो इंग्लिश ऑनर्स के हिसाब से इंग्लिश ऑनर्स सब में अवेलेबल है फॉर एग्जांपल, तो उसके हिसाब में आप क्या रैंक बताओगे कॉलेज? इंग्लिश ऑनर्स में अगर आपको प्रेफरेंस भरनी है तो सबसे पहले आप सेंट स्टीफेंस को रखेंगे, ठीक है। देन ऑन आप रामजस को रख सकते हैं। नहीं, स्टीफंस के बाद सीधा रामजस क्यों? हिंदू क्यों नहीं जाऊंगा मैं? नहीं, जैसा हम देख पा रहे हैं अपने बैच के साथ, क्यों? क्योंकि जो यहाँ टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो टीचर्स हैं वो एज कम्पेयर टू हिंदू हमारे कॉलेज में काफ़ी अच्छे हैं, और इनका जो टीचिंग बैकग्राउंड रहा है, जो टीचिंग एक्सपीरियंस देवराज सर हैं या देवराज सर हैं। अभी भी हैं? देवराज सर तो रिटायर हो गए थे ना? नहीं, देवराज सर इज परमानेंट फैकल्टी यार, और अभी नहीं, वो रिटायर हो गए विनीता थे। चंद्रा मैम है वो एक, देवराज सर काफी अच्छी फैकल्टी हैं वो तो। और उसके बाद आप हिंदू हंसराज रख सकते हैं, और केएमसी देन ऑन लास्ट ठीक है। मतलब फॉर इंग्लिश ऑनर्स। ये हम रामजस में आए तो थोड़े बहुत, भाई मैं भी बायस्ड करूंगा, मैं भी रामजस से हूँ, आखिर ह्यूमन बीइंग हर कोई बायस्ड ही रहता है ना, तो इनका तो यही कहना है। आपकी क्या बताओगे अगर आपको लेना होता तो? मैं एसआरसीसी सबसे ऊपर रखूँगा। बीकॉम में तो हो ही नहीं, आप मैथ्स में हो। इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। इकोनॉमिक्स में? अच्छा इकोनॉमिक्स मुझे चाहिए था। अच्छा, एसआरसीसी के बाद सेंट स्टीफंस, स्टीफंस के बाद हिंदू, हंसराज, रामजस। केएमसी? केएमसी केएमसी को रामजस से ऊपर या नीचे ये बता दो। सेट्स ऑनर्स में ऊपर होगा वो। ऊपर है केएमसी? स्टैट्स ऑनर्स के लिए केएमसी रामजस से बेटर है, स्टैट्स के लिए केएमसी बेटर है रामजस से? क्योंकि केएमसी की जो फैकल्टी है स्टैट्स की वो डेफिनेटली रामजस से बेटर है। बाकी कोर्सेज में आप रामजस को ऊपर रख सकते हो, बट फॉर स्टैट्स ऑनर्स केएमसी इज डेफिनेटली बेटर देन रामजस। मैथ्स की पूछते हैं, मैथ्स के लिए क्या बताओगे आप? पोल मैथ्स साइंस के बाद में पूछेंगे पोल साइंस में रामजस काफ़ी अच्छा है जितना मैंने सुना है, वो भले ही मैं हिंदू को भी मैंने सुना है, हिंदू वालों से भी अच्छा सुना है। आप बताओ। अगर इसमें जाए मैथ्स के लिए तो सबसे ऊपर मैं हंसराज को रखूँगा, उसके बाद अपना रामजस, देन ऑन केएमसी एंड हिंदू। मतलब लिस्ट से बताओ। हाँ तो केएमसी के बाद हिंदू को? हाँ पता नहीं यार, हिंदू बोलते हैं स्टीफंस ले लो या हिंदू ले लो। हिंदू इज ओवररेटेड हियर। हाँ ऐसा कैंपस आने के बाद भाई हिंदू ओवररेटेड है क्या? आप लोग भी बता दो। वो स्टैट्स माइक दे दे भाई को, माइक दे दे।
हिंदू ओवररेटेड है? नहीं ओवररेटेड तो नहीं है, क्योंकि स्टीफंस में तो स्टेट्स ऑनर्स है नहीं, तो हिंदू मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, लेकिन सेकंड रामजस ही था। तो ओवररेटेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा है। हिंदू से रामजस से तो बेटर है थोड़ा बहुत, मैं कहूँगा। क्या बेटर है हिंदू में? मैंने जब मतलब कोर्स वगैरह देखे और फैकल्टी देखी और बात भी करी, क्योंकि मेरे भैया Faculty वगैरह एक ही होती है जिसका नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा दोस्त भी है, तो मैंने अच्छा। उससे बात कर रखी। मेरे भैया ऑलरेडी BHU से पढ़ रखे हैं, तो उनके दोस्त वगैरह थे हिंदू में पढ़ रखे हैं, स्टेट्स वगैरह किया, तो थोड़ा पता लगा कि उसका थोड़ा मतलब अच्छा है फैकल्टी में। चलो अब पोल साइंस की जानते हैं भाई से। पोल साइंस का क्या सीन है भाई, ये बताओ। तो साइंस में रामजस पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद हिंदू फिर KMC। पोल साइंस मतलब पहले नंबर पे आपका रामजस, दूसरे पे हिंदू, फिर KMC। एंड बाकी ऑफ कैंपस का कोई आइडिया है? वैंकी वगैरह में है पोल साइंस? रैंकिंग में अवेलेबल है, रैंकिंग आ जाएगी 4th नंबर पे। 4th नंबर पे वैंकी आ जाएगी। भाई क्या हो गया, खेल के आ रहा है? अबे आ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तेरी मैं शॉर्ट्स में डलवाऊंगा, ऐसे ही ठीक है वाली। ऊपर से ले लेते, नीचे का नहीं लेंगे। ये हमारे हॉस्टल के सबसे फेमस पर्सनालिटी। क्या नाम है आपका? तुहिन राज पांडे। तुहिन राज पांडे। पांडे जी वहाँ भी हैं, पांडे जी यहाँ भी हैं, पांडे जी हर जगह है। आप बताइए कौन से कोर्स में है? हिस्ट्री ऑनर्स। बहुत मेहनत करके आए, पसीना पसीना। नहीं नहा के आ रहे। अरे वाह। नहा के आ रहे हो क्या? तो हिस्ट्री ऑनर्स कैसा लग रहा है, मतलब क्या पढ़ रहे हो? इतिहास में? इतिहास तो बोल रहे हैं बदल दिया देश का। पता नहीं जो पढ़ा रहे हो मतलब UPSC वाले हो गए ना आप सब लोग तो, लेकिन UPSC करनी है? क्लियर नहीं है, सोचते हैं, देखा थोड़ा माइक को पास में रखिए। देखा जाएगा। नहीं, मेरे दोस्त मेरे को बोलते हैं भाई, बचपन में सबका सपना होता था विराट कोहली बनेंगे, फिर उसके बाद ये हो गया कि UPSC करेंगे, कॉलेज पास आउट होते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ये वाला फर्स्ट ईयर में 99% बच्चे UPSC वाले मिलेंगे। नहीं, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, मतलब ये वीडियो तो चलो बनी जब- है, लेकिन जब ये आप- बहुत ज़रूरी है कि UPSC वाला। मेरी क्लास में ना ये होता था, जो भी बच्चा उठता था इंट्रो पे, क्या करोगे? UPSC करेंगे जी, UPSC करेंगे जी। क्यों? क्योंकि ये पता था टीचर 1 मिनट पूछ के छोड़ देगा। अभी भी यही सीन चल रहा है। रामजस में क्या है कि फर्स्ट ईयर में जब बच्चे आते हैं या किसी भी कॉलेज में, तो 99% बच्चों को UPSC करना होता है। फिर अगर नॉर्थ कैंपस में रामजस में आ गए आप, तो यहाँ पे अटेंडेंस का कोई सीन नहीं है, तो बच्चे थोड़ा कैंपस लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। अच्छा। और ये भी एक रीज़न है कि रामजस को यहाँ आने के बाद बच्चे हिंदू, हंसराज और किरोड़ीमल से ऊपर रखते हैं। है यार रामजस, मेरे को लगता है जो प्रॉपर कॉलेज है ना वो यही है। यही है। क्यों? क्योंकि यार पीछे वाली दीवार देखिए तुम लोगों ने, ग्राउंड वाली, उसके ऊपर से मैं कूद के आता था। हाँ। प्रॉपर कॉलेज है यार वो। ये अगर आपको कॉलेज लाइफ पूरी तरह से एंजॉय करनी है तो नॉर्थ कैंपस में रामजस बेस्ट है। और मैं एक चीज़ और भी बता दूं, अभी जो आप देखोगे एयरफोर्स एकेडमी की पास आउट हुआ था जो आपका हैदराबाद में है, तो वहाँ पे जो AIR रैंक 1 आई है, नितेश जाखड़, आप देखोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो भी हमारा क्लासमेट था एंड वो रामजस से ही पास आउट है, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री से। अभी उसकी POP थी, 5 से 7 दिन पहले POP थी उसकी, तो आप लोग भी देख सकते हो जाके। तो यार रामजस वाले लौंडे कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। बट आपको ये नहीं लगता कि DU में कुछ अलग बातें होनी चाहिए? यार ठीक है UPSC, आप कोई नया, कुछ नई चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। अब DU जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ मूव कर रहा है, जैसे कि सोल में भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, और ये लैंग्वेज कोर्सेज पे DU ध्यान दे रहा है। जैसे अभी हमारे रामजस में चाइनीज़, जापानीज़, इटालियन, फ्रेंच खाना मिलता है? नहीं, कोर्सेज, अच्छा, ये लैंग्वेज डिप्लोमा है। कोर्सेज हैं जो आपको एड ऑन ऑफर होते हैं। आप इसके लिए 1 ईयर नहीं यार डिप्लोमा, देखो वो पहले से होते हैं, लेकिन मेरे को जितना लगता है ना कि अभी नहीं है यार, मतलब नहीं है, कुछ नया सिखाने का है ही नहीं यहाँ पे। बट आप बिहार से आए हो, बिहार का हर बच्चा यहाँ UPSC करने आता है। तो आप UPSC करने आए हो? हर बच्चा नहीं आता है UPSC करने ही, सबका अलग अलग सपना होता है। मेरी लेकिन क्लास में तो मैक्सिमम सारे मेरे बिहारी दोस्त थे ना। बिहार से मैक्सिमम UPSC करने आते हैं, लेकिन हर बच्चा नहीं आता। आप क्या करने आए हो? मैं अभी MSc करूंगा, आगे देखते हैं क्या होता है। रिसर्च सच में कुछ नया काम करोगे ना, UPSC नहीं कर रहे ना। ये PM बनने वाला है। पोल साइंस वाले क्या करेंगे? पोल साइंस वाले तो भाई पोल साइंस एंड IR ही लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। UPSC के लिए जाते हैं। UPSC ले रहे हो आप भी? लेकिन स्टेट्स वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग भी UPSC की तरफ जा रहे हो? एक्चुअली मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ NDA के लिए। NDA के लिए क्यों कर रहा है भाई? तू बड़ा हो गया, CDS के लिए करना अब। नहीं, अभी मेरे पास अटेम्प्ट है। अभी मेरी राजस्थान से आप? नहीं, मैं UP से हूँ। अभी मेरा जुलाई में SSB है और ऑलरेडी 2 दे चुका हूँ, दोनों में स्क्रीन आउट हुआ हूँ। देखते हैं, अभी एक और अटेम्प्ट है तो कॉन्फ्रेंस तक पहुंच आई विल गो जाओगे। इन डिफेंस डेफिनेटली। और किसने दिया SSB यहाँ पे? दिया किसी ने? पांडे जी आपने भी नहीं दी?
विशाल तू क्या करेगा? चल एनडीए को हटा दे, वो ठीक है, उसके अलावा स्टेट से क्या कर सकते हैं? वैसे मास्टर्स करूँगा, सेकंड ऑप्शन। पता है आपको स्टेट्स के अंदर भी बहुत सारे नए ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि मेरा पैकेज बैकग्राउंड लगभग 20 से 40 लाख के बीच होता है। क्योंकि मुझे गाइड करने के लिए भैया ऑलरेडी उन्होंने स्टेट से ही करा था, तो उनके दोस्त भी हैं, वो डेटा साइंटिस्ट हैं, तो मतलब अच्छी गाइडेंस है, देखेंगे। वो सेकंड ऑप्शन है मेरा आफ्टर एनडीए। विशाल से पूछते हैं, भाई तू क्या करेगा? मैं तो अभी किसी तरीके से यूजी पास करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट तो डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में जाना है और थोड़ा डेटा की फील्ड में कुछ करना है, बिकॉज डेटा इज़ फ्यूचर। चलो भाई, कम से कम कुछ अलग चीज़ सोच रहे हैं। विधायक अगर यहाँ पे फेल हो गया तो कहाँ भाई जाके करेंगे रामजस में विधायक मैं की? विधायक वाली चीज़ बता दूं कि ये आज से नहीं है, यहाँ की हवा में कुछ ना कुछ बीमारी है कि राजनीति सबको करनी होती है ना। और यहाँ आके रामजस में आप डेफिनेटली राजनीतिज्ञ तो बन ही जाओगे, चाहे राजनीति- कोर्स आपका कोई भी कोई सा भी कोर्स हो। कोई भी हो, मतलब राजनीति डेमोक्रेसी खून में आ जाती आ है। जाती है, क्रांति भर जाती बट है आजकल रामजस में। यहाँ की हवा में क्रांति है भैया। यहाँ की हवा में क्रांति है, माहौल ऐसा चल रहा है कि क्रांति को शायद दबा ना दिया जाए, हमें डर लग रहा है इस चीज़ को लेकर के। तो चलिए, ड्यू बडी के बारे में आपने लास्ट ईयर कुछ सुना था, आप पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स जो भी देना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हैं। अगर लास्ट ईयर आप में से किसी ने सुना होगा तो आप बता सकते हैं। मैं ड्यू बडी के बारे में नहीं सुना था। नहीं सुना था, आप बताइए। मैंने ड्यू बडी की प्रेफरेंस लिस्ट यूज़ की थी। प्रेफरेंस लिस्ट यूज़ की थी, आपने मित्तल जी? मैंने नहीं सुना डी बड़ी का। पांडे जी? उस टाइम आपने नया नया एक हॉस्टल एंड पीजी एकोमोडेशन का ऑप्शन लास्ट में ऐड ऑन करा था, हाँ। तो उसके थ्रू मैंने पीजी सर्च करी थी। पीजी सर्च की। विशाल? मैंने भी सेम फीचर देखा था, बट उस टाइम वो फीचर उतना हेल्पफुल था नहीं, क्योंकि वहाँ पे चलिए। फोटोज़ और वीडियोस कुछ था नहीं ऐसा। चलिए, उस टाइम स्टार्टिंग थी, आप बताइए। मुझे भी रामजस में आके ही पता चला है। चलिए ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंटरेक्शन था एंड मैं इन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। इतना पसीना आ रहा है फिर भी ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं एंड इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ये आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे, तो जो मोटी चीज़ें मैं आप लोगों को इस इंटरव्यू से बता दूँ निकल करके आ रही हैं। आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन स्कोर अभी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है, 20 से 30 नंबर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेफरेंस सीट बनेगी वो आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं बनेगी। टॉप कॉलेज टॉप पे ही रहेगा, एवरेज कॉलेज एवरेज ही रहेगा, बिलो एवरेज कॉलेज बिलो एवरेज रहेगा। साफ बात है? हाँ सही है। लेकिन कुछ गाइडेंस यूट्यूब पे जानबूझ के गलत दी जा रही है। मैं आपको बोलूँ कि आपके हिसाब से प्रेफरेंस नंबर के हिसाब से बनेगी, तो आप वहाँ पे है पैसे दोगे एंड उससे प्रेफरेंस लिस्ट बनवाओगे। ये भी हुआ था, लास्ट ईयर भी हुआ था एंड इस साल भी बोला यही जा रहा है कि आप अपने नंबर बताओ, मैं प्रेफरेंस सीट दूंगा। वो बिल्कुल गलत चीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने के लिए है। एंड मैं अभी यार डायरेक्ट आप लोगों को रामजस के बच्चों से मिलवा चुका हूँ, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आपकी जो भी इस इंटरव्यू को लेकर के टिप्पणी है वो कमेंट्स में आप लोग कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय। ड्यू बडी को ऐसे ही ऑथेंटिक एंड रिलायबल अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।